हेलो एवरीवन, केबीएस पेडागोजी के शाम 7 बजे की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, शाम 7 बजे से केबीएस पेडागोजी के 60 अंकों की हम तैयारी न्यू पैटर्न से टॉपिक वाइज कर रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। कल के क्लास में आपने शिक्षक की भूमिका के बारे में बहुत अच्छे से समझा था और ये आपके सिलेबस में है, इस टॉपिक से क्वेश्चन भी आते हैं। आज के क्लास में हम शिक्षार्थी की भूमिका थ्योरी के रूप में पढ़ेंगे, प्लस 20 बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि केबीएस के नए पैटर्न के अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। अधिगमकर्ता या शिक्षार्थी की भूमिका, रोल ऑफ लर्नर। जैसा कि यहाँ दो पिक्चर मैंने आपके लिए इस क्लास में इंक्लूड किए हैं इस पीपीटी में। यहाँ आप देख सकते हैं एक बच्चा चुपचाप बैठ के पढ़ रहा है या लिख रहा है, और एक बच्चा जो है, आप इस पिक्चर को देख के आप ये अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि बच्चा एक्टिव रूप में चीज़ों को सीखने के लिए बहुत उत्साहित नज़र आ रहा है। तो आपको क्या लगता है, दोनों में से कौन सी भूमिका छात्र की ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सीखने के लिए, कोई नया चीज़ सीखने के लिए, अधिगम करने के लिए? तो आपका आंसर होगा पहला वाला तस्वीर। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस तस्वीर को देख के ऐसा लग रहा है कि बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव है और इसमें निष्क्रिय रूप से बच्चा पढ़ रहा है। तो बच्चा क्या है, ज्ञान के निर्माण में अधिगमकर्ता ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ज्ञान के निर्माण में जब बच्चा सक्रिय रूप से कोई चीज़ सीखता है तो बेहतरीन ढंग से वह सीख पाता है और वह अधिगम परमानेंट होता है। ठीक है, इन दोनों तस्वीर के माध्यम से जो चीज़ें मैंने आपको बताई, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। और अगर यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो शिक्षार्थी की क्या भूमिका है और इससे जो क्वेश्चन बनने वाले हैं एग्जाम में, वो आप आसानी से उसका आंसर कर पाएंगे। तो चलिए इसके साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर एक कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। अब आगे बढ़ते हैं। छात्र केंद्रित शिक्षा या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम इस समय वर्तमान समय में है लागू। ठीक है, और एनईपी 2020 में भी इसको कंटिन्यू किया गया है। तो छात्र केंद्रित कक्षा में छात्र की क्या भूमिका हो सकती है, वो आप सबसे पहले देखिए। सक्रिय अधिगमकर्ता के रूप में छात्र की भूमिका होती है, अन्वेषणात्मक भूमिका होती है एक छात्र की, और सहयोगात्मक भूमिका होती है। यही तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल हैं एक लर्नर की, एक सीखने वाले की, एक छात्र की। ठीक है, तो देखिए सक्रिय अधिगमकर्ता के रूप में तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, बच्चे खुद एक्टिव होकर चीज़ों को सीखते हैं तो बेहतर ढंग से सीख पाते हैं। जैसा कि जीन पियाजे ने भी कहा है, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण वह स्वयं करते हैं। ठीक है, सक्रिय रूप से चीज़ों की खोजबीन करके। तो वही है, सक्रिय अधिगमकर्ता के रूप में छात्र की भूमिका होती है। अन्वेषणात्मक भूमिका, जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे, खोजबीन करके चीज़ों को सीखना। सहयोगात्मक भूमिका, तो सहयोगात्मक भूमिका से क्या यहाँ तात्पर्य है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो सहयोगात्मक भूमिका बच्चों का अपने सहपाठियों के साथ भी होना चाहिए और शिक्षक के साथ भी होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ सहयोगात्मक भूमिका शिक्षक के साथ या सिर्फ अपने सहपाठियों के साथ ऐसा नहीं है, दोनों के साथ सहयोगात्मक भूमिका होनी चाहिए ताकि चीज़ों का आदान प्रदान हो सके, एक दूसरे से लोग सीख सकें। बच्चे अपने, जैसे दो बच्चे हैं, अगर सहयोगात्मक भूमिका होगी तो दोनों बच्चे आपस में बातचीत करेंगे और चीज़ों को क्या करेंगे, डाटा का ट्रांसफ़र करते हैं बातचीत के माध्यम से। ठीक है, और शिक्षक से भूमिका होती है तो शिक्षक को अपनी बात बताते हैं, अपने अनुभव बताते हैं बच्चे, और शिक्षक से उनकी भी राय जानते हैं उस टॉपिक के बारे में। तो इससे क्या होता है, परफेक्ट नॉलेज बच्चों को हो जाती है और चीज़ों को बढ़िया ढंग से सीख पाते हैं। तो जब भी आपसे इस टॉपिक पे क्वेश्चन आएगा तो आपको बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि बच्चा उस ऑप्शन में सक्रिय रूप से सीख रहा है या निष्क्रिय रूप से सीख रहा है। 4-5 ऑप्शन जो भी होंगे, जो ऑप्शन पढ़ के आपको ऐसा लगे कि बच्चा इसमें सक्रिय रूप से सीख रहा है, खुद इन्वॉल्व होकर चीज़ों को सीख रहा है, वही आंसर सही होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अधिगम की स्थिति में अधिगमकर्ता की भूमिका, अधिगम की स्थिति में अधिगमकर्ता की क्या भूमिका है? ज्ञान के सृजन की प्रक्रिया अधिगम कहलाती है। विद्यार्थी अपने क्रियाकलापों तथा प्रदान की गई सामग्री से ज्ञान प्राप्त करते हैं। विद्यार्थी निम्नलिखित प्रक्रियाओं से अधिगम करते हैं। कौन कौन सी प्रक्रियाओं से? पहला है, विद्यार्थियों के आसपास का पर्यावरण, प्रकृति, वस्तुएं, व्यक्ति व भाषा से अंतःक्रिया करके विद्यार्थी अधिगम करते हैं। ठीक है, यानी कि उनके आस पड़ोस में जो भी चीज़ें हैं उनसे बच्चे सीखते हैं, क्रिया करके, खुद क्रिया करके सीखते हैं। ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठे और सीख गए कोई चीज़, बच्चे खुद क्रिया करके चीज़ों को सीखते हैं। दूसरा है, बच्चों की प्रकृति सीखने की होती है तथा उनमें अधिगम की क्षमता जन्मजात होती है। अधिगम की क्षमता एग्जाम में आए कि कैसी होती है, तो आपको क्या बताना है, जन्मजात होती है।
तो उम्मीद करते हैं इस 2.5-3 मिनट की क्लास में, अभी 2.5-3 मिनट ही हुए, 5 मिनट हो गया, 5 मिनट में पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, एक टॉपिक एकदम क्लियर हो गया। जो चीज़ें आपने अभी तक जानी इस 5 मिनट में, यही एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा जाएगा। सक्रिय अधिगमकर्ता के कुछ लक्षण हैं। कौन कौन से लक्षण हैं? पहला है, छात्र केवल ध्यान देने के बजाय सीधे सीखने में शामिल होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये शिक्षक हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं और एक बच्चा क्या है चुपचाप बैठ के सीख रहा है, ऐसा नहीं होगा। क्या करेगा? बच्चा भी सीखने में सक्रिय भूमिका निभाएगा, शामिल रहेगा। वे कक्षा में निष्क्रिय नहीं बैठते बल्कि हमेशा प्रश्न पूछते रहते हैं। ये क्या है? सक्रिय विद्यार्थी के लक्षण हैं। व्याख्यान देने और नोट्स लेने पर कम जोर देते हैं। टीचर से ये नहीं कहते कि सर एक्सप्लेन करिए चीज़ों को बहुत ज़्यादा। ये छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, प्राइमरी के या फिर अपर प्राइमरी के बच्चों की। व्याख्यान देने और नोट्स लेने पर कम जोर देते हैं। ये वाली जो लाइन है, इससे मुझे थोड़ी सी एक चीज़, जाहिर सी बात है, हम लोग जब किसी भी वैकेंसी की तैयारी करते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो टीचर से बोलते हैं एक्सप्लेनेशन दीजिए और सर नोट्स हमें टेलीग्राम पे सेंड किए कर दिया करिए। यह तो सक्रिय शिक्षार्थी के लक्षण नहीं हुए, लेकिन इस एज में व्याख्यान विधि कारगर होती है। व्याख्यान विधि प्राथमिक कक्षाओं के लिए बेहतर नहीं होती, लेकिन अपर प्राइमरी कक्षाओं के लिए, बड़े कक्षाओं के लिए कारगर सिद्ध होती है। ठीक है, क्योंकि बड़े क्लास में हम एसएसटी वगैरह, सामाजिक अध्ययन, ये जो भी चीज़ें हैं एक्सप्लेनेशन के द्वारा ही सीखते हैं। जब टीचर एक्सप्लेन करते हैं तब सीख पाते हैं। चलिए, और नोट्स की ज़रूरत तो हमेशा होती है। तो हाँ, नोट्स याद आया, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप 7905352723 इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। 290 फीस देना है। केबीएस के सभी नोट्स मिल जाएंगे, सिर्फ मैथ्स के नोट्स उसमें नहीं होंगे। बाकी ईवीएस, एसएसटी सब कुछ कंप्लीट एनसीईआरटी से और बहुत ही ध्यान से नोट्स बनाए गए हैं, समझने में आपको काफ़ी आसानी होगी। चलिए, अगला जो पॉइंट है, छात्रों की सक्रिय भागीदारिता छात्रों के विचारों और कौशल को बढ़ाने और प्रोत्साहित करने पर जोर देती है। छात्र उच्च क्रम की सोच, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन में शामिल होते हैं। सक्रिय छात्र भी गतिविधियों जैसे पढ़ना, लिखना, चर्चा करना आदि में संलग्न रहते हैं। नेक्स्ट है, छात्रों के अपने दृष्टिकोण, मूल्यों और पूर्व अनुभवों की खोज पर अधिक जोर देते हैं। ठीक है, यानी कि छात्र जो होते हैं, सक्रिय जो होते हैं, वे अपने दृष्टिकोण भी शिक्षक से शेयर करते हैं, अपने मूल्य बताते हैं, आदर्शों के बारे में, पूर्व अनुभव भी शेयर करते हैं, खोज पर अधिक जोर देते हैं। चलिए, ये सभी जो पॉइंट्स हैं इनको आप याद रखिएगा। एग्जाम में सक्रिय छात्र से रिलेटेड, छात्र की जो भूमिका है उससे संबंधित ये चीज़ें हैं। अब देखिए, शिक्षक छात्र संबंध, ये भी नेक्स्ट टॉपिक है, लेकिन आज ही की क्लास में मैं कंप्लीट करा दे रहा हूँ। छोटा सा टॉपिक है, शिक्षक छात्र का संबंध कैसा होना चाहिए। एक मिनट, यहाँ दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए, शिक्षक छात्र संबंध की प्रकृति, ये नेक्स्ट टॉपिक है। इसको बहुत ही आसानी से आप समझ लीजिए। यहाँ जैसा कि आपको पता है, जो अधिगम की प्रक्रिया है वह एक तरफा नहीं होती कि सिर्फ शिक्षक या छात्र अकेले एक क्रिया को कर सकते हैं। दोनों की सहभागिता जरूरी होती है। शिक्षक और छात्र दोनों जब अपने अनुभव एक दूसरे से शेयर करते हैं, एक चीज़ों को सक्रिय रूप से सीखने सिखाने की क्रिया में शामिल होते हैं, तब बच्चे बेहतर ढंग से सीख पाते हैं कोई भी चीज़। इसलिए शिक्षक और छात्र का संबंध बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कोई भी चीज़ सीखने के लिए। शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षक छात्र के बीच एक स्वस्थ और सौहार्दपूर्ण संबंध होना चाहिए। प्रत्येक शिक्षक को अपने छात्रों के प्रति प्यार और स्नेह रखना चाहिए। शिक्षक की देखभाल की प्रकृति शिक्षार्थी को कुछ उत्पादक काम करने और कक्षा में निरंतर उल्लेखनीय प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करती है। यह शिक्षक की जिम्मेदारी है कि वह शैक्षणिक लक्ष्य और शैक्षणिक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करने वाले छात्रों के साथ संबंध बनाए रखें। ठीक है, और शिक्षक जो है सिर्फ ऐसा नहीं है कि क्लास में जो बच्चे ज़्यादा एक्टिव हैं उन्हीं के साथ संबंध बनाए, उन्हीं के साथ अपनी चीज़ों को शेयर करे या फिर उनको अच्छा कहे या फेवरेट स्टूडेंट बना ले। जो छात्र सक्रिय रूप से एक्टिव नहीं है, शिक्षक का दायित्व है कि उनको सक्रिय करने के लिए वो करें, क्या बोलते हैं, प्रोत्साहित करें। ठीक है, उनको मोटिवेट करें। चलिए, अगला है, कई गुण एक सकारात्मक संबंध को परिभाषित करते हैं और शक्तिशाली छात्र शिक्षक संबंध बनाने के तरीकों को प्रशस्त करते हैं। इनमें अच्छा संचार, एक सुनिश्चित अधिगम का माहौल और आपसी सम्मान, एक सकारात्मक और धैर्यपूर्ण मनोवृत्ति, छात्र समानता और समय पर प्रशंसा शामिल हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है, एक छात्र और शिक्षक के बीच एक सकारात्मक शक्तिशाली संबंध बनाने की क्षमता पहले एक कठिन काम की तरह लग सकती है, लेकिन एक मजबूत शिक्षण वातावरण बनाकर इसे आसानी से पूरा किया जा सकता है। एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण बनाकर शिक्षक छात्र संबंध क्या बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, कल के क्लास में हमने देखा था कि शिक्षक की क्या भूमिका होती है अधिगम प्रक्रिया में। तो आपने ये चीज़ देखा, वहाँ निकल के सामने आया था कि शिक्षक को ऐसा माहौल बनाना है क्लास का जिससे बच्चे सक्रिय रूप से चीज़ों को सीख सकें। और जब आप एक छात्र की भूमिका की बात करते हैं तो छात्र की भूमिका में भी यही निकल के सामने आता है कि छात्र का प्रमुख दायित्व या उसका रोल है कि वह सक्रिय रूप से चीज़ों को सीखे। ठीक है, तो चलिए शिक्षक की भूमिका के बारे में थोड़ा सा और एक बार देख लेते हैं समरी उसका। शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा में शिक्षक की भूमिका निम्नानुसार है। तो शिक्षक की प्रमुख भूमिका है कि ऐसा माहौल बनाए कि बच्चों की संलग्नता बनी रहे, प्लस बच्चे पूछताछ करें, अन्वेषण करें, प्रश्न करें, वाद विवाद करें, बहुत सारे प्रयोग करें। ठीक है, और चिंतन करें चीज़ों के बारे में। तो ऐसा माहौल शिक्षक को तैयार करना है। शिक्षक ऐसे तरीकों को नियुक्त करेगा जिसमें शिक्षार्थियों को स्वयं अधिगम हेतु पहल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, यानी कि बच्चे कोई चीज़ सीखने के लिए खुद पहल करें, ऐसा माहौल बनाना है। शिक्षक को जाति संबंधी संस्कृतियों और प्रथाओं के प्रति संवेदनशील होना होगा और पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों में स्थानीय ज्ञान को शामिल करने में सक्षम होना होगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि कोई भी पाठ्य पुस्तक है, जैसे मान लीजिए उसमें साउथ इंडिया के किसी कल्चर के बारे में बताया जा रहा है कि कथकली वहाँ होता है, ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें, तो अगर वह उत्तर प्रदेश में वह शिक्षक पढ़ा रहा है तो उत्तर प्रदेश की संस्कृतियों का एग्जाम्पल वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दे उस पाठ के अलावा भी। तो यही यहाँ इस पॉइंट में बताया जा रहा है। शिक्षक को एक व्यक्तिगत बच्चे के लिए जज या स्टीरियोटाइप होने के भय के बिना कक्षा में खुद को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करना चाहिए। बच्चों को यह जानने की ज़रूरत है कि उनके अनुभव, धारणाएं महत्वपूर्ण हैं और स्वतंत्र रूप से सोचने और तर्क करने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। यानी कि शिक्षक के रूप में आप बच्चों को यह चीज़ समझाएंगे कि तुम लोगों के जो पूर्व अनुभव हैं, तुम्हारे व्यक्तिगत अनुभव हैं, वो नई चीज़ सीखने के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए खुलकर अपने अनुभव तुम लोग शेयर करो यहाँ पे। ठीक है, ऐसी चीज़ों के लिए प्रोत्साहित करना है। छात्र को आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया की योजना बनाना, अनुकूल वातावरण प्रदान करने, अधिगम को बढ़ावा देने, शिक्षार्थियों को सक्रिय शिक्षार्थी बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये इंपॉर्टेंट रोल हो गया शिक्षक की। छात्र की रोल आप समझ ही गए। चलिए अब जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, और बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन है। कल के भी क्वेश्चन इसमें शामिल कर दिए गए हैं, जो कल का क्लास बीच में समाप्त कर दिया गया था। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से कौन सी भूमिका एक शिक्षक को निभानी होती है? सहभागी भूमिका या परिप्रेक्ष्य की भूमिका? तो सहभागी भूमिका का अर्थ आप समझ गए कि सहयोगी की भूमिका, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके चीज़ों को बताना है, सिखाना है सक्रिय रूप से, ये भूमिका तो है शिक्षक की। लेकिन परिप्रेक्ष्य की भूमिका क्या होती है? परिप्रेक्ष्य की भूमिका का मतलब ये हुआ कि कल मैंने एग्जाम्पल दिया था कि अगर कोई बच्चा आम के बारे में बात करते हुए कहता है कि सर आम का रंग लाल होता है, तो आपको क्या कहना है एक शिक्षक के रूप में परिप्रेक्ष्य की भूमिका निभाते हुए कि हाँ बिल्कुल आम का रंग लाल होता है, लेकिन सार्वभौमिक रूप से आम पकने के बाद पीला हो जाता है और पकने से पहले हरा होता है। ठीक है, मैक्सिमम आमों की यही क्वालिटी होती है सार्वभौमिक रूप से। उसके बाद को आपको कट नहीं करना है, उसके बाद को भी सही रखना है, उसके अनुभव को भी सही रखना है, लेकिन उसमें थोड़ा सुधार कर देना है, यानी कि अपना परिप्रेक्ष्य उसमें रखना है, अपना विचार रखना है कि हाँ आम लाल भी हो सकता है पकने के बाद, लेकिन मैक्सिमम सार्वभौमिक रूप से आम पकने के बाद पीला होता है। तो ये हो गया शिक्षक का परिप्रेक्ष्य की भूमिका, यानी कि सहभागी भूमिका भी निभानी है और परिप्रेक्ष्य की भूमिका भी निभानी है कि बच्चा कहीं गलत है तो उसको सुधार भी करना है आपको। ठीक है, चलिए यानी कि पहला दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षक को मार्गदर्शक माना जाता है क्योंकि? शिक्षक को मार्गदर्शक क्यों माना जाता है? क्योंकि उसमें भविष्य के समाज के निर्माण करने की अथाह क्षमता होती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, शिक्षक में भविष्य के निर्माण करने की क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन है तीसरा, अनुसंधानों में प्रभावी शिक्षण का मुख्य व्यवहार किसे माना जाता है? जो अनुसंधान हुए हैं एनसीईआरटी के द्वारा, बहुत सारी चीज़ों जो सरकारी संस्थाएं हैं शिक्षा से संबंधित, उनके द्वारा जो अनुसंधान किए गए हैं उसमें प्रभावी शिक्षण का मुख्य व्यवहार किसे माना जाता है? विद्यार्थियों के विचारों और योगदान का उपयोग, संरचनाकरण,
शिक्षण कार्य अभिमुखीकरण या शिक्षक भाव प्रवणता। तो देखिए फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, D++ में आया हुआ है, ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा कि शिक्षक का प्रभावी गुण माना जाता है शिक्षक कार्य अभिमुखीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने से एक अध्यापक को मदद मिल सकती है। अगर कोई अध्यापक व्यक्तिगत भिन्नताओं को, यानी कि दो बच्चे हैं उनके बीच अलग अलग जो डिफरेंस है उसको अगर समझता है तो उसको क्या क्या हेल्प मिल सकती है। तो पहला हेल्प उसको क्या मिलेगा, पाठ्यक्रम सामग्री को डिजाइन करने में, दूसरा प्रशिक्षण प्रोग्राम की योजना बनाने में, तीसरा शिक्षण कार्य पद्धति के निर्माण में, चौथा ऑप्शन है विषय सामग्री को समझने में, विद्यार्थियों के समझदारी स्तर को बढ़ाने में। तो चौथे का सही आंसर हो जाएगा A, B और C, यानी कि पाठ्यक्रम सामग्री को डिजाइन करने में और प्रशिक्षण प्रोग्राम बनाने में बच्चों के लिए और शिक्षण कार्य पद्धति के निर्माण में। लेकिन विषय सामग्री यानी कि जो सब्जेक्ट के मैटर होते हैं उसको बनाने में व्यक्तिगत भिन्नताओं से उसको बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं मिलेगी, क्योंकि विषय सामग्री शिक्षक के कह सकते हैं शिक्षक का ये अंतर्गत नहीं आती। विषय सामग्री बनाना शिक्षक के अंतर्गत नहीं आती, क्योंकि शिक्षक को पाठ्य पुस्तक सिलेबस मिल जाता है, उसी के अनुसार वह चीज़ों को थोड़ा तोड़ मरोड़ के पढ़ाता है, ठीक है। लेकिन विषय सामग्री बनाने का रोल दूसरे का है। तो व्यक्तिगत भिन्नता अगर जानकर हम विषय सामग्री डिजाइन करेंगे तो अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग कहानियाँ उसमें शामिल करनी पड़ेगी, ठीक है। कि सभी बच्चों को अलग अलग इंटरेस्ट है तो एक ही किताब में एक ही टॉपिक पे 10 प्रकार की कहानियाँ, 20 प्रकार की, 100 बच्चे हैं तो 100 अलग अलग प्रकार के इंटरेस्ट रखने वाले हैं तो 100 कहानी डालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझना विषय सामग्री बनाने के लिए ज़रूरी नहीं होता है। विद्यार्थियों के समझदारी स्तर को बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विद्यार्थियों की समझदारी स्तर बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत रूप से भी आप ध्यान दे सकते हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नता वहाँ इंपॉर्टेंट रोल नहीं निभाती, इसलिए A, B, C सही हो जाएगा। D कुछ हद तक सही मान सकते थे, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ A, B, C ही दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए A, B, C सही हो जाएगा। अगर इसी में E भी होता तो भी ये सही हो जाता, लेकिन E है ही नहीं ऑप्शन में। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है राहुल एकेडमी को तो फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 7 बजे से KBS की आपको क्लास मिलती है। इसके लिए कोई फीस नहीं देना, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, बिल्कुल फ्री है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित विशिष्टताओं में से कौन सा व्यवहार प्रभावी शिक्षक का प्रयुक्त गुण है। व्यवहार प्रभावी शिक्षक का प्रयुक्त गुण है संरचना, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर जो है शिक्षक का स्ट्रक्चर प्रभावी गुण नहीं होता है, कोई करिकुलम तो होता नहीं है, पाठ्यक्रम तो है नहीं शिक्षक, तो पहला कट हो जाएगा। दूसरा है शिक्षार्थी कार्य पूर्वाभिमुखीकरण, बिल्कुल पूर्वाभिमुखीकरण इंपॉर्टेंट गुण है शिक्षक का, तो दूसरा सही होगा। चलिए कट करते चलते हैं, पहला कट हो गया, दूसरा सही है। अनुदेश विविधता, तो तीसरा भी क्या होगा सॉरी सही हो जाएगा। पाठ अस्पष्टता, बिल्कुल पाठ का अस्पष्टता होना चाहिए। पूछताछ, तो पूछताछ प्रभावी गुण नहीं है शिक्षक का, सामान्य गुण माना जाता है इसको, इसलिए ये भी कट जाएगा। शिक्षक कोई पुलिस वाला तो होता नहीं है कि बहुत ज़्यादा पूछताछ उसका गुण होगा, ठीक है, इसलिए B, C और D तीनों ऑप्शन सही हैं। पाँचवें का B, C और D तीसरा। अगला देखते हैं, सीखने के लिए किस दृष्टिकोण से शिक्षक छात्रों के साथ सह शिक्षार्थी भी होता है। सीखने के किस दृष्टिकोण से शिक्षक छात्रों के साथ सह शिक्षार्थी भी होता है। सहयोगात्मक शिक्षण दृष्टिकोण से, शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण से, सहकारी शिक्षक दृष्टिकोण से, अधिगम केंद्रित दृष्टिकोण से। तो सही आंसर हो जाएगा अधिगम केंद्रित दृष्टिकोण। अधिगम केंद्रित दृष्टिकोण जो है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है अधिगम को, सीखने को, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार शिक्षक भी शिक्षार्थी होता है बच्चों के साथ। चलिए, और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर यही क्वेश्चन होता कि शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में शिक्षक की कैसी भूमिका होती है, तो हम कह सकते थे कि निष्क्रिय भूमिका होती है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे सक्रिय रहते हैं, लेकिन शिक्षक बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, ऐसा माना जाता है। शिक्षक क्या करते हैं, सिर्फ माहौल क्रिएट करते हैं सक्रिय रूप से बच्चों को सिखाने के लिए। अगला देखते हैं, 7वां क्वेश्चन है, अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड जो अप्रोच है उसमें शिक्षक को क्या करना चाहिए। उदाहरण प्रस्तुत करके अवधारणाओं को स्पष्ट करना चाहिए, ये भी ठीक है। दूसरा है छात्र के अधिगम को आसान बनाना चाहिए।
ये भी ठीक है। तीसरा है पर्याप्त सहायक सामग्री का उपयोग करके अवधारणाओं की व्याख्या करनी चाहिए, ये भी ठीक है। चौथा है कक्षा के अंदर प्रदर्शन करके दिखाना चाहिए, ये भी ठीक है। चारों ऑप्शन यहाँ पर क्या है, सही हैं, लेकिन सिर्फ एक आंसर सही बताना है हमको, ठीक है। अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम में शिक्षक को कैसी भूमिका निभानी है। लर्नर सेंट्रिक अप्रोच में शिक्षक को कैसी भूमिका निभानी है, छात्र के अधिगम को आसान बनाना है, ठीक है, क्योंकि बच्चों को महत्व दिया जाता है बाल केंद्रित शिक्षा में। तो जब बच्चों को महत्व दिया जाएगा तो कुल मिला के शिक्षक का एक ही उद्देश्य है कि बच्चों के लिए सीखने के आसान या कह सकते हैं उनके अनुरूप माहौल का निर्माण करना, ठीक है, उनके अधिगम को आसान बनाना। तो सातवें का दूसरा सही हो जाएगा। और देखिए यहाँ जो भी आंसर है ये सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, चाहे DSSB में आए हों, चाहे किसी KVS में पूछे गए हों कभी, ठीक है, या फिर किसी और भी एग्जाम में पूछे गए हों शिक्षक भर्ती में। तो आयोग ने जो आंसर सही माना है वही आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे हिसाब से तो चारों आंसर सही हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ बाल केंद्रित शिक्षा की बात हो रही है, तो छात्र अधिगम को आसान बनाना सही आंसर होगा। बाकी किसी को हो सकता है पहला वाला भी सही लग रहा हो, तीसरा भी सही लग रहा हो, चौथा भी सही लग रहा हो। तो आपका इस क्वेश्चन को लेके क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, सातवें का, ठीक है। मेरे हिसाब से और आयोग के हिसाब से दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सीखने के लिए किस दृष्टिकोण में उन सभी के बीच एक सहयोगी भागीदारी है जो बच्चों के सीखने के हितधारक हैं। सीखने के लिए किस दृष्टिकोण में उन सभी के बीच एक सहयोगी भागीदारी है जो बच्चों के सीखने के हितधारक हैं। तो आठवें का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला, ठीक है, केवल दूसरा, सीखना केंद्रित दृष्टिकोण। सीखना केंद्रित दृष्टिकोण में क्या माना जाता है कि उन सभी के बीच एक सहयोगी भागीदारी है जो बच्चों को सीखने के लिए हितधारक है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक की प्रमुख भूमिका क्या है। छात्रों को नवीन जानकारी प्रदान करना, छात्रों को सटीक ज्ञान प्रदान करना, छात्र ज्ञान प्राप्त करने और पुनर्गठित करने के लिए छात्रों की सहायता करना, या चौथा लंबे समय तक दिए गए ज्ञान को याद रखने के लिए छात्रों की सहायता करना। तो याद करना तो नेगेटिव शब्द है, यहीं कट हो जाएगा, ठीक है। नवीन जानकारी प्रदान करना ये भी ठीक है, छात्रों को सटीक जानकारी प्रदान करना ये भी ठीक है, लेकिन सबसे ठीक आंसर है तीसरा, ज्ञान प्राप्त करने और पुनर्गठित करने के लिए छात्रों की सहायता करना। क्योंकि शिक्षक की जो भूमिका है वह कैसी भूमिका है, सहयोगात्मक भूमिका होती है, सहयोगी की भूमिका होती है, ठीक है। इस हिसाब से तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10वां, निम्न में से कौन सा एक शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन करता है। शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन कौन सा करता है। ऑप्शन पहला है, कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन बनाए रखना है, बिल्कुल गलत। दूसरा, एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना चाहिए, बिल्कुल गलत, क्योंकि निर्धारित पाठ्यपुस्तक का अगर शिक्षक पालन करेगा तो बच्चों को वास्तविक ज्ञान से नहीं जोड़ पाएगा, वास्तविक जीवन से उनके ज्ञान को नहीं जोड़ पाएगा, अगर वह जो सिलेबस निर्धारित है वही पढ़ाएगा तो, इसलिए यह कट हो जाएगा। तीसरा है, समय पर पाठ्यक्रम पूर्ण करना, ये भी गलत है। चौथा है, एक आरामदायक स्थान बनाना जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपके हिसाब से भी चौथा ही सही होगा, ठीक है। ये आंसर समझ में आया होगा आपको। अगला देखते हैं, नई शिक्षा नीति 2020 में निम्नांकित में से किन निकायों की स्थापना का प्रस्ताव है। नई शिक्षा नीति 2020 में निम्नांकित में से किन निकायों की स्थापना का प्रस्ताव है। तो 11वें का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, ABC ओनली, ठीक है, ABC, SSSA का, परख का और IITI का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में हमको लॉजिक नहीं लगाना, जो बस आंसर है वो आंसर है बस। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावकों को दिया जाएगा वह कैसा होना चाहिए। मानक संदर्भित परीक्षण पर आधारित, बिल्कुल नहीं। मापदंड संदर्भित परीक्षण पर आधारित, बिल्कुल नहीं। विद्यार्थियों के प्रदर्शन को उनके सहपाठियों से तुलना के रूप में, बिल्कुल नहीं, तुलना नहीं करना है बच्चों का। चौथा है, विद्यार्थियों की प्रगति व विशिष्टता को प्रतिबिंबित करे, बिल्कुल। ऐसा रिपोर्ट कार्ड बनाकर हमको देना है नई शिक्षा नीति के अनुसार जिसमें विद्यार्थी ने क्या प्रगति किया वो बताए, ठीक है, उनके विशिष्टता को बताए कि बच्चे इस क्षेत्र में ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, ऐसा रिपोर्ट कार्ड देना है हमको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चौथा सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी सिफारिश करती है।
बहुभाषावाद, एक भाषावाद, पाठ्यक्रम का मानकीकरण या आकलन का मानकीकरण। तो सही आंसर हो जाएगा बहुभाषावाद। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत की गई है? एनईपी 2020 में किसकी वकालत की गई है? शिक्षार्थियों का समग्र विकास का, बिल्कुल। अनुभवात्मक शिक्षा का, बिल्कुल। पाठ्यक्रम सामग्री में कटौती करने का, बिल्कुल। बहुभाषावाद का, बिल्कुल। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब सही है एनईपी 2020 के अनुसार। तो तीसरा आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? आकलन के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? विश्लेषण और आलोचनात्मक चिंतन जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण, प्रत्यास्मरण आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण, आकलन की योगात्मक विधि या परीक्षा के लिए अधिगम करना। देखिए, सिर्फ चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है? परीक्षा के लिए कोई चीज़ सीखना चाहिए, बिल्कुल गलत। परीक्षा के लिए नहीं, वास्तविक जीवन के लिए सीखना चाहिए। आकलन का योगात्मक विधि, योगात्मक विधि क्या होता है? जिसमें हम बच्चों को 100 में से 80 नंबर या 90 नंबर या 70 नंबर जैसे भी नंबर देते हैं, तो ये योगात्मक विधि हो गया, ये भी गलत है एनईपी के अनुसार। प्रत्यास्मरण आधारित वस्तुनिष्ठ, यानी कि याद करने से संबंधित, कि याद करके आना घर से, वस्तुनिष्ठ, ये भी गलत है। जैसे इस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एनईपी 2020 में गलत बताया गया है छोटे बच्चों के लिए। 15वां, विश्लेषण और आलोचनात्मक चिंतन जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण, बिल्कुल सही, पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी के संदर्भ में आकलन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आकलन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में? तो सही आंसर हो जाएगा एनईपी 2020 विद्यार्थियों का समग्र आकलन प्रस्तावित करती है, जिसमें विभिन्न प्रकार की विधियों जैसे कि पोर्टफोलियो एवं भूमिका निर्वहन को सम्मिलित किया गया हो। यही सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सीखने के लिए बच्चों की तत्परता निर्धारित करने के लिए शिक्षक को बच्चों के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। कैसी जानकारी? भावनात्मक और बौद्धिक, दोनों प्रकार की जानकारी होनी चाहिए शिक्षक को। 1 और 2 दोनों। बच्चों के बारे में भावनात्मक और बौद्धिक दोनों जानकारी, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ कॉग्निटिव भी लिखा होता तो भी ठीक होता। तो इमोशनल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इन दोनों का ध्यान रखना है एक शिक्षक को। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक समावेशी विद्यालय कैसा होना चाहिए? ठीक है, या क्या करना चाहिए? तो अपनी क्षमताओं के बावजूद सभी छात्रों के सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। दूसरा ऑप्शन है, छात्रों के बीच अंतर करना और विशेष रूप से अक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करना। तो बच्चों के बीच अंतर करना, ये बिल्कुल गलत है, दूसरा कट हो जाएगा। पहला ठीक है, दूसरा गलत है। तीसरा है, विशेष रूप से अक्षम छात्रों के सीखने के परिणामों में सुधार करने के लिए विशेष प्रतिबद्ध। तो किसी विशेष पर विशेष ध्यान देना, ऐसा नहीं होना चाहिए, समावेशी कक्षा नहीं होती, वो कट जाएगा। चौथा है, अपनी क्षमता के अनुसार छात्रों को सीखने की ज़रूरतों को तय करने देना, ये भी गलत है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, समावेशी विद्यालय क्या होता है? जहाँ सामान्य बच्चे और विशेष बच्चे एक साथ एक प्रक्रिया के अनुसार पढ़ते हैं, सीखते हैं चीज़ों को, ताकि उनको ये एहसास ना हो कि हमारे अंदर एक कमी है या हम समाज से अलग हैं। ठीक है, उनको समान अवसर उपलब्ध कराना समावेशी विद्यालय का मुख्य लक्ष्य होता है। तो इस अनुसार सही आंसर पहला हो जाएगा, अपनी क्षमताओं के बावजूद सभी छात्रों के सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, यानी कि सभी छात्रों पर विशेष ध्यान देना है। 19, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास समावेशी शिक्षा की विचारधारा के खिलाफ है? निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास समावेशी शिक्षा की विचारधारा के खिलाफ जाता है? तो 19वें का सही आंसर हो जाएगा आपका, अधिगमकर्ता के विचारों को महत्व देना, सांस्कृतिक रूप से समावेशी पाठ्यक्रम लागू करना, कुछ चुने हुए अधिगमकर्ता से ही उच्च उम्मीदें रखना, विविधता के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया करना। तो देखिए, यहाँ क्वेश्चन था, यहाँ खिलाफ लिखा हुआ है, आप यहाँ समझ सकते हैं कि समावेशी शिक्षा की विचारधारा नहीं है। इसमें से कौन सी समावेशी शिक्षा की विचारधारा नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा, कुछ चुने हुए अधिगमकर्ताओं से ही उच्च उम्मीदें रखना। यह समावेशी कक्षा का विशेषता नहीं है, विचारधारा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन,
कथन एक, समावेशी शिक्षा प्रतिभाशाली बच्चों को शामिल नहीं करती है। दो कथन है, सही आंसर आपको चुनना है। पहला ऑप्शन है समावेशी शिक्षा प्रतिभाशाली छात्रों को शामिल नहीं करती है, बिल्कुल गलत। समावेशी कक्षा में सामान्य, बहुत बुद्धिमान, कम बुद्धिमान सभी प्रकार के बच्चे होते हैं, पहला कट हो गया। दूसरा है समावेशी शिक्षा सिर्फ अपूर्णता के दृष्टिकोण पर कार्य करती है, ये भी गलत। अपूर्णता के दृष्टिकोण पर कार्य नहीं करती, सामान्य रूप से सामान्य प्रक्रिया में सभी बच्चों को ढालने के लिए काम करती है। तो पहला दूसरा दोनों गलत है। तो कथन ए और कथन, एक मिनट, हाँ, कथन ए और आर दोनों गलत है, चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। कथन ए और कथन आर दोनों गलत हैं। 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। ये क्लास यहीं समाप्त होगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। फेसबुक वगैरह पे भी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो ग्रुप हैं KVS के, वहाँ भी ज़रूर बताइए कि राहुल एकेडमी पे शाम 7 बजे से क्लास चल रही है। रिक्वेस्ट है आप लोगों से हाथ जोड़ के। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में शाम को 7